हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल बीकॉम स्टडीज़ पर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपको मैं बताना चाहूँगी दोस्तों कि पहली वीडियोस में मैंने चैप्टर 1 यूनिट 1 का और चैप्टर 2 यूनिट 1 के दो चैप्टर 1 और 2, जिसमें कंपनी नेचर था और दूसरा चैप्टर टाइप्स ऑफ कंपनी था, ये कवर कर दिया है। आज मैं तीसरे चैप्टर के साथ स्टार्ट करूँगी, बट उससे पहले मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगी कि अगर आप जो भी आपने अभी तक पहली वीडियोस नहीं देखी हैं, सो आप पहले जाके वो विज़िट कीजिए, वो चीज़ चेक कीजिए। अगर आपको वो वीडियो पसंद आती हैं तो ही आपको समझ आएंगी, तो ही आपको वो चीज़ इस वीडियो में भी हेल्पफुल होगा। ठीक है, बिना देर करते हुए इस यूनिट के बारे में मैं बताती हूँ कि इस पूरी कंपनी लॉ में 5 यूनिट हैं। 5 यूनिट के अंदर टोटल 18 चैप्टर्स हैं। अब आप सोच रहे होंगे मैम कि 18 चैप्टर्स कैसे कंप्लीट होंगे, बट आप 18 चैप्टर्स पे नहीं, 5 यूनिट पे फोकस कीजिए। अभी पूरा एक हफ्ता है पेपर के। साथ ही साथ आप कंपनी लॉ के साथ साथ मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूँगी आप इनकम टैक्स एंड लॉ प्रैक्टिस की भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कीजिए, ताकि आपके दोनों जो सब्जेक्ट्स हैं और वो कवर हो जाए अच्छे से। ठीक है, तो यूनिट 1 में पहले मैंने आपको 2 चैप्टर्स करवा दिए हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं आपको जो भी कंटेंट प्रोवाइड करती हूँ, ठीक है, जहाँ से भी मैं आपको ये चैप्टर्स के बारे में बताती हूँ, पढ़ाती हूँ, क्वेश्चंस को डिस्कस करती हूँ, तो वो जो चैप्टर्स हैं उनके लिए आप जो वेबसाइट प्रेफर कर सकते हैं, जो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, bcomstudies.co.in। ये बीकॉम स्टडीज़ की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर जाकर आप बीकॉम प्रोग्राम से रिलेटेड, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिज़नेस से रिलेटेड बहुत सारे बच्चों ने नोट्स देखे हैं। यहाँ पे आप जो है कंपनी लॉ के भी सारे नोट्स देख सकते हैं। और अभी अपकमिंग में आपका जो है इंग्लिश की और हमारा जो इनकम टैक्स एंड लॉ प्रैक्टिस है उसकी भी वीडियोस आएंगी और उसके भी कंटेंट्स आएंगे। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्रोम टैब ओपन करेंगे, सर्च बार में आप सर्च कीजिए bcomstudies.co.in, सर्च कीजिए। जैसे ही आप सर्च करेंगे आप ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे लैंड करेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे कंटेंट्स हैं, बट इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप मेन्यू बार पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपको दिख रहा होगा बीकॉम कोर्सेज। बीकॉम कोर्स पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा सा इंटरफेस ओपन होकर आएगा, जहाँ पे आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिज़नेस एक तरफ सारे उसके यूनिट्स, जिन बच्चों का अभी देखिए काफ़ी बच्चों का 3rd सेमेस्टर में था और काफ़ी बच्चों का 4th सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट है। ठीक है, सो क्या कर सकते हैं, आप प्रेफर कर सकते हैं यहाँ पर कि आप जो हैं इससे अपनी यूनिट्स के नोट्स ले सकते हैं। और बाकी जिनका पेपर हो चुका है उन्होंने यहीं से पढ़ा था और वो सब जानते हैं कि 50% पेपर यहीं से कवर हुआ था। कंपनी लॉ का जो मैं बात करूं तो फर्स्ट यूनिट में फर्स्ट चैप्टर जो है कंपनी मीनिंग एंड इट्स नेचर मैंने कंप्लीट करवा दिया है। चैप्टर 2 पे हमारा हो चुका है। अब हम बात करेंगे चैप्टर 3 की। क्लिक करती हूँ। अब यहाँ पे जो चैप्टर 3 है उसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, एक कंपनी कैसे फॉर्म की जाती है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, पब्लिक कंपनी हो, चाहे कोई सी भी कंपनी हो, वो कैसे फॉर्म की जाती है, उसका प्रोसीजर क्या होता है। यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट है, जिस भी क्वेश्चन को आप पढ़ना चाहते हैं उस क्वेश्चन पे डायरेक्टली आप क्लिक करके वहाँ विजिट कर सकते हैं। ठीक है, लेट सपोज मैंने आपको पहले भी वीडियोज़ में बताया है, जैसे लेट सपोज मैं फर्स्ट क्वेश्चन पर क्लिक करती हूँ एंड आई कैन ईजिली गो इन दिस क्वेश्चन। ओके, so chapter 3 में a promoter stand in a particular relationship towards the company he promotes or explain who is a promoter, discuss his position and the relation to the company of which he is promoter। तो एक इसमें सबसे पहले पूछा है कि कंपनी का प्रमोटर्स के साथ क्या रिलेशन होता है और एक प्रमोटर होता क्या है। ठीक है, और एक प्रमोटर की जो पोजीशन होती है कंपनी में वो कहाँ पे होती है और उसका क्या रिलेशन होता है कंपनी के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे अ प्रमोटर इज़ अ पर्सन हु डज ऑल द नेसेसरी प्रिलिमिनरी वर्क इंसिडेंटली टू द वेरी फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। जब कंपनी स्टार्ट नहीं होती है, कंपनी के स्टार्ट होने में जो सबसे पहले उसमें वर्क करता है, प्रिलिमिनरी जो सब नेसेसरी जो भी छोटे छोटे काम होते हैं या बड़े काम होते हैं वो करता है, वो एक प्रमोटर करता है। ठीक है, उस पर्सन को हम क्या कहते हैं, प्रमोटर। द लीगल और एक्चुअल पोजीशन ऑफ अ प्रमोटर इज़ वेरी पर्कुलर, अनयूजुअल और स्ट्रेंज। एक क्या कहते हैं, पर्कुलर मीन्स होता है स्ट्रेंज कह लीजिए, अनयूजुअल कह लीजिए। एक जो प्रमोटर होता है उसकी जो पोजीशन होती है कंपनी के अंदर, एक लीगल पोजीशन होती है और एक एक्चुअल पोजीशन होती है। मतलब जैसे मैं कहूँ कि एक प्रमोटर है कंपनी का, अब क्या है उसकी जो पोजीशन है कंपनी में
वो एक लीगल पोजीशन मानी जाती है। ही इज़ नॉट अ ट्रस्टी ऑफ द कंपनी बिकॉज देयर इज़ नो कंपनी येट इन एग्जिस्टेंस। ये कंपनी का ट्रस्टी नहीं कहलाता है, क्यों? क्योंकि अभी कंपनी एग्जिस्टेंस में नहीं आई है, अभी कंपनी का फॉर्मेशन किया जा रहा है। उसको फॉर्मेशन करने के लिए जो प्रिलिमिनरी नेसेसरी जो छोटे छोटे वर्क्स है वो अभी करे जा रहे हैं। फॉर द सेम रीज़न ही कैन नॉट बी द कंपनीज एजेंट इधर। तो वो कंपनी का एजेंट भी नहीं कहलाता, ना ही वो अभी मैं ये कहूँ कि वो ट्रस्टी है कंपनी का, ना ही वो ट्रस्टी कहलाएगा, ना ही वो कंपनी का एक एजेंट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि अभी कंपनी जो है एग्जिस्टेंस में आई ही नहीं है, अभी उसे स्टार्ट किया जा रहा है, उसका प्रोसेस किया जा रहा है। प्रमोटर्स स्टैंड इन अ फिड्यूशियरी पोजीशन और रिलेशनशिप टू द कंपनी। अ फिड्यूशियरी पोजीशन मीन्स दैट द ही होल्ड्स अ पोजीशन ऑफ गुड फेथ, कंप्लीट कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट इन द पोजीशन ही इज़ रिक्वायर्ड टू एक्ट इन द फॉलोइंग मैनर। यहाँ पर ये फिड्यूशियरी पोजीशन है क्या आखिर वर्ड? तो इसका मतलब है एक पर्सन जिसको अपने में मतलब ये कह लीजिए कि जिसको कॉन्फिडेंस है कि वो पूरा प्रोसेस कर लेगा अच्छे से, या जिस पे लोगों को काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस है, ठीक है। तो जो एक ऐसी पोजीशन लेता है, गुड फेथ की पोजीशन लेता है, तो उसे हम बोलते हैं एक ट्रस्ट वर्थी पोजीशन लेता है कि हाँ इस बंदे को अपने पे ट्रस्ट है, या फिर कंपनी जो फॉर्म कर रहा है इस पे लोगों को ट्रस्ट है कि हाँ ये कंपनी फॉर्म कर लेगा, तो वो होता है फिड्यूशियरी पोजीशन, ठीक है। तो एक प्रमोटर जो होता है एक बहुत ही स्ट्रेंज रोल प्ले करता है, ना ही वो कंपनी का एक तरीके से ट्रस्टी माना जाता है, क्यों? क्योंकि अभी कंपनी एग्जिस्टेंस में आई नहीं है, ना ही उसको हम एक कह सकते हैं कि वो कंपनी का एजेंट है, क्योंकि अभी कंपनी एग्जिस्टेंस में आई नहीं है। तो एजेंट किस टाइप का एजेंट है? वो एक तरीके का रिलेशन होता है उसके कंपनी के साथ, फिड्यूशियरी पोजीशन का रिलेशन होता है, मतलब एक ट्रस्टवर्थी पर्सन कहलाता है वो। और उसको इस पोजीशन में रहने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होती है वो कुछ कुछ ऐसी करनी होती है। ट्रांसफ़र ऑफ बेनिफिट्स। A promoter, if he has secured and benefits from the negotiation contracts entered into by him for a company, must on all such benefit to the company। ये क्या है? अपने बेनिफिट्स को, जो अपने बेनिफिट्स हैं उन्हें ट्रांसफ़र भी कर सकता है। एक प्रमोटर जो होता है उसके पास जो बेनिफिट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सिक्योर्ड बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है। अब क्या है? नॉट टू मेक एनी प्रॉफिट एट द एक्सपेंस ऑफ द कंपनी। अब वो कोई भी प्रॉफिट नहीं बना सकता है कि किस कंपनी के खर्चों के अंदर में से। लेट सपोज, इसको कहने का मतलब क्या है, डीप में पढ़ते हैं। अ प्रमोटर मस्ट नॉट मेक एनी प्रॉफिट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एट द एक्सपेंस ऑफ और बाय यूजिंग द नेम ऑफ द कंपनी। अब मैं लेट सपोज एक कंपनी की प्रमोटर हूँ, वहाँ पर मैं अपने पर्सनल खर्चे या फिर अपने जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, कुछ भी इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं, मतलब लेट सपोज कोई भी खर्चे हैं, मैं कंपनी के डायरेक्ट एक्सपेंसेस में या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में वो चीज़ दिखा रही हूँ और उससे अपना प्रॉफिट बना रही हूँ, तो मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ कंपनी का नाम यूज़ करके। इफ़ एनी सीक्रेट प्रॉफिट इज़ मेड इन वॉलिटेशन ऑफ द रूल, द कंपनी मे बी डिस्कवर्ड इट कंप्लाई हिम टू अकाउंट फॉर द सरेंडर सच प्रॉफिट। अगर मान लीजिए लेट सपोज एक प्रमोटर है, उसने अपने कंपनी के नाम से जो है कुछ अपने एक्सपेंसेस दिखा दिए, चाहे वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में दिखाएं चाहे वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में दिखाए, कंपनी के कुछ अपने प्रॉफिट्स बना लिए, तो उस केस में क्या होता है? तो वो जो भी प्रॉफिट्स बनते हैं, सीक्रेट प्रॉफिट जो भी वो बना रहा है, उसे वो सरेंडर करना होता है, वरना उस प्रमोटर के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है। नॉट टू मेक अनफेयर यूज़ ऑफ हिस पोजीशन। अब एक प्रमोटर है, लेट सपोज उसकी काफ़ी फेथ है, लोगों को उस पर भरोसा है, कंपनी के जो बाकी मेंबर्स होंगे या फिर जब वो कंपनी फॉर्म कर रहा है तो जिससे कंपनी को बनाने के लिए उसने लोन वोन लिया होगा, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक है, तो वहाँ पर क्या है कि उसकी जो भी पोजीशन है उसको रॉन्ग मिसयूज़ नहीं करना है, ठीक है। प्रमोटर मस्ट नॉट मेक अनफेयर और अनरीजनेबल यूज़ ऑफ हिस पोजीशन एंड ही मस्ट केयर और टू अवॉइड एनीथिंग विच हैज़ द एप्रेसेंस ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस और फ्रॉड। ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें प्रमोटर को पहले से ही पता है कि हाँ ये चीज़ अनड्यू है या फ्रॉड है, तो वहाँ पर प्रमोटर को जो है वो चीज़ें अवॉइड करनी होंगी, राइट, क्योंकि वो अपनी जो पोजीशन है एज अ प्रमोटर जो भी वो वर्क कर रहा है तो उसे एक लाइक कह सकती हूँ कि मिसयूज़ नहीं करना है। फुल डिस्क्लोजर टू द कंपनी। फुल डिस्क्लोजर टू द कंपनी मतलब होता है कि जो भी कंपनी के जो भी चीज़ें हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको फुल्ली डिस्क्लोज करना है बिटवीन द मैनेजमेंट, बिटवीन द पर्सन्स, ओके। सो इसमें क्या है, प्रमोटर मस्ट मेक फुल डिस्क्लोजर ऑफ मटीरियल फैक्ट्स एंड ऑफ हिज पर्सनल इंटरेस्ट और प्रॉफिट्स टू द कंपनी रिगार्डिंग द ट्रांजेक्शन कंडक्टेड with it he sells his own business of the company at a profit. It is not forbidden by law. However, he has to make a fully disclosure in this connection before the independence board of director. सिंपल इसमें बोला है कि अगर कंपनी से रिलेटेड कोई भी मटेरियल फैक्ट है कि जो भी कंपनी के बिहाफ में लाइक कंपनी के हित में जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, या फिर कंपनी का कोई भी पर्सनल इंटरेस्ट है, कुछ भी कंपनी की इन्फॉर्मेशन उसको फुल्ली डिस्क्लोज करनी पड़ेगी बिटवीन द मैनेजमेंट, बिटवीन द डायरेक्ट ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग।
प्रीलिमिनरी और प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट। ये प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इसमें से क्वेश्चन आ जाता है, काफ़ी बार देखने को मिला है। प्रीलिमिनरी और प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली होता है ऑल सच कॉन्ट्रैक्ट विच आर एंटर्ड इनटू बाय अ प्रमोटर बिफोर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी आर कॉल्ड प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स। प्रीलिमिनरी मतलब होता है मैं ये कहूँ बेसिक या फिर प्री इनकॉर्पोरेशन, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है, मतलब कंपनी भी स्थापित नहीं हुई है, उससे पहले जो भी कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं प्रमोटर के द्वारा, उसे हम कहते हैं प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट। During the promotion of the company, the promoters of the company entered into a various contract with third parties, example purchasing some properties or hiring the services of the professional like lawyers, technicians, etc. Legal such contracts are not binding on the company after it is not incorporated. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो कंपनी है, ठीक है, जो भी हमारे प्रमोटर्स हैं वो जो हैं अगर कंपनी के फॉर्म होने से पहले वो काफ़ी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिनमें एंटर करे होते हैं, ठीक है, थर्ड पार्टी के साथ काफ़ी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, लाइक कुछ अब जो कंपनी फॉर्म करनी है, अब कंपनी ऐसे तो फॉर्म हो नहीं जाएगी, कंपनी को फॉर्म करने के लिए क्या चाहिए, पहले उसको परचेज़ करना होगा कुछ ना कुछ, उसको अपनी कंपनी को रन करने के लिए टेक्नीशियंस चाहिए होंगे, ठीक है, वहाँ पर उसको जो है लॉयर्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें वो कहाँ से लाएंगे, तो ये सारी चीज़ें जो कंपनी को फॉर्म करने से पहले होगा सारी चीज़ें, तो ये कॉन्ट्रैक्ट पे जो भी होता है प्रमोटर इन्वॉल्व होता है प्री इनकॉर्पोरेशन प्रोडक्ट वो उससे पहले, ठीक है, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से पहले। बट ये जो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इससे कंपनी बाइंड नहीं होती है, मतलब इनकॉर्पोरेशन के बाद, ठीक है। लेट सपोज मैं कहना क्या चाहती हूँ, आज एक कंपनी मैं फॉर्म कर रही हूँ, उससे पहले देखो कंपनी फॉर्म करने से पहले मैंने थर्ड पार्टी से कांटेक्ट में आई होंगी, थर्ड पार्टी से कांटेक्ट में मैंने टेक्नीशियंस जुड़े होंगे, लॉयर्स जुड़े होंगे, अपनी कंपनी के लिए परचेजिंग की होगी, कुछ ना कुछ एसेट्स खरीदी होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये कंपनी को बनाने स्थापित इनकॉर्पोरेट करने से पहले की बात है। अब क्या है कि मेरी कंपनी इस्टेब्लिश होगी और इस बीच कुछ भी ऐसा होता है कि जो मेरे इनकॉर्पोरेशन होने से पहले जो भी पहले सारे चीज़ें मैंने कॉन्ट्रैक्ट की थी, अब उसके लिए भी कंपनी बाइंड अप नहीं है, क्योंकि वो सब एक प्रमोटर ने किए थे थर्ड पार्टी के साथ, राइट। The company neither sued or not sued can sued on the basis of such contract because the company was not a part of such contract. A company cannot even rectify or adopt such contract to get the benefits of the such contracts. अब यहाँ पर कंपनी ना ही sue करी जा सकती है, ना ही सूट करी जा सकती है। लेट सपोज ना ही कंपनी पे केस डाला जा सकता है, ना कंपनी पे केस ठोका जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है बेसिकली कि जो कंपनी जो भी चीज़ें हुई हैं, कंपनी और उसके मेंबर्स अलग अलग होते हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी में हमने ये चीज़ पढ़ी। तो यहाँ पर जो भी डील हुई है वो प्रमोटर के साथ हुई है, यहाँ पर कंपनी का कोई रोल नहीं है, इसलिए कंपनी किसी भी चीज़ के लिए जो है मैं ये कहूँ कि कंपनी का कोई भी इस चीज़ में रोल नहीं है, ठीक है। फीचर्स ऑफ प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट ये आप खुद पढ़ लीजिएगा। प्रोविजंस जो है मैं बता देती हूँ, प्रोविजंस फीचर्स क्या क्या हैं, गुण क्या है, आप ये खुद पढ़ लीजिएगा। इसके बाद प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट्स है। प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट्स मेड आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी बट बिफोर इट इज एंटाइटल्ड टू कमेंस बिजनेस आर टर्म्ड एज प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट। Only contract made by a company before the date on which it is entitled to combine business shall be provisional only and binding on the company until the date that it should be binding it shall become। प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के बाद किए जाते हैं। अब उनके लिए क्या होता है, कंपनी पर्सनली बाइंड अप हो जाती है, ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा। डिफरेंशिएशन बिटवीन प्री इनकॉर्पोरेशन एंड ये मैं पढ़ा देती हूँ, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। देखिए यहाँ पे थोड़ा बहुत मैं इसका आइडिया दे देती हूँ क्योंकि ये भी मैंने कुछ वो नहीं कर रखा है, काफ़ी टफ लैंग्वेज में है, 4 पॉइंट्स है। व्हेन एंटर्ड इनटू, देखिए प्री इनकॉर्पोरेशन होता है फॉर्मेशन से पहले, और प्रोविजनल क्या होता है आफ्टर इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी बनने के बाद होता है प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द एंटाइटल्ड टू द कमेंस बिजनेस स्टार्ट होने से पहले, लेकिन ठीक है। इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, द कंपनी कैन नीदर सूट। देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट में अगर प्रोमोटर कोई भी ऐसा लाइक करता है, कुछ भी डील करता है, तो उसके लिए जो है हमारी जो कंपनी है वो क्या लाइबल नहीं होगी, ठीक है, ना ही उसको स्यू करा जा सकता है, ना ही वो स्यू करेगी। प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, द कंपनी कैन नॉट बी स्यूड बाय इन्फोर्सिंग दिस कॉन्ट्रैक्ट टिल द एंटायर। अब यहाँ पे कंपनी जो है स्यू नहीं की जा सकती जब तक बिजनेस जो है स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। फिर इसके बाद बोथ द पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनीज विद और विदाउट शेयर कैपिटल, ये जो है चाहे वो कंपनीज डेट कैन बी एंटर्ड इन सच कॉन्ट्रैक्ट। कौन सी कंपनी है जो इन कॉन्ट्रैक्ट्स में जा सकती है, पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट कंपनी दोनों भी जा सकती है जब तक उनका इनकॉर्पोरेशन नहीं हुआ है।
ओनली कंपनी विद शेयर कैपिटल बोथ पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट कंपनी, जो कंपनी के पास शेयर कैपिटल है, ओनली कंपनीज विद शेयर कैपिटल, जिनके पास शेयर कैपिटल है, चाहे वो पब्लिक हो चाहे वो प्राइवेट हो, इसमें एंटर कर सकती है। अब जो इनकॉर्पोरेशन वाला एक्ट है, जो हमारा प्री इनकॉर्पोरेशन जो हमारा ये कॉन्सेप्ट है कॉन्ट्रैक्ट का, ये स्पेसिफाइड हुआ है 1963 एक्ट में, बल्कि जो ये हमारा जो प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट है वो कंपनीज एक्ट 2013 में है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रेम्यूनरेशन ऑफ प्रमोटर्स, रेम्यूनरेशन ऑफ प्रमोटर्स के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखिए, काफ़ी डिटेल में है, आप पढ़ लीजिएगा। द वैलिडिटी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कैन नॉट बी डिस्टिफाइड ऑन द ग्राउंड व्हाट्सोएवर कमेंट, तो ये भी आप पढ़ लीजिएगा। राइट अ नोट ऑन ऑनलाइन रजिस्टर ऑन अ न्यू कंपनी, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कहना है तो कैसे होता है बेसिकली। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऐसा होता है, स्टेप 1 क्या होता है कि एमसीए पता है ना क्या होता है, मिनिस्ट्री कॉर्पोरेट ऑफ अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है, भारत सरकार की वेबसाइट है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है। यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, लॉगिन करना है एमसीए के अकाउंट पे, और एमसीए की वेबसाइट पे जाकर लॉगिन करना है अकाउंट के नाम से अपने। गेट द डिजिटल सिग्नेचर ऑफ ऑल सब्सक्राइबर, डिजिटल सिग्नेचर लेने हैं सारे सब्सक्राइबर्स के, कंपनी के जितने सब्सक्राइबर्स हैं उनकी डिजिटल सिग्नेचर होनी चाहिए। एप्लीकेशन टू रिजर्व प्रपोज्ड नेम, द एप्लीकेंट विल हैव टू मेक यूज ऑफ अ रन सर्विस आफ्टर लॉगिन एंड अप्लाई फॉर द प्रपोज्ड नेम द कंपनी वंस अपरोट शेल बी अवेलेबल फॉर 20 डेज। अब यहाँ पे क्या है, जो भी हमारे लाइक रन सर्विसेज का यूज़ करना है, फिर उसके बाद है प्रिपेयर करना है एक इलेक्ट्रॉनिक एमओए और एक इलेक्ट्रॉनिक एओए करना है प्रिपेयर, उसके बाद इंस्टेंस ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और वहाँ पे उसको एक सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है। अब यहाँ पे है कि CIN नंबर क्या होता है, सो यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा CIN नंबर क्या होता है। तो इसी के साथ साथ जो है हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 यूनिट 1 का कवर हो चुका है दोस्तों। जाइए और वेबसाइट पे जाकर bcomstudies.co.in के वेबसाइट पे जाके आप इजीली सारे नोट्स को ईजी लैंग्वेज में प्रोवाइड किए गए हैं, आप पढ़ सकते हैं। जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट है वो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। साथ ही साथ जो है कि आप अगर आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन लगता है जो आपको पहले पढ़ना है, तो आप टेबल ऑफ कंटेंट में जाके डायरेक्टली उस पर क्लिक करके उस क्वेश्चन पे विजिट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी के साथ साथ वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकॉन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 4 के साथ, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच।